हेलो दोस्तों, इस लेक्चर में हम पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट किया है जिसमें प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होता है, जबकि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहलाता है। ठीक है, जो कि एक डिफेक्टो रूलर होता है। पार्ट 5 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यूनियन एग्जीक्यूटिव से डील करता है, जिसमें आर्टिकल 52 से 78 तक इसमें दिया हुआ है। और यूनियन एग्जीक्यूटिव है, उसमें प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, अटॉर्नी जनरल। तो ये सारे यूनियन एग्जीक्यूटिव में दिए गए हैं। ठीक है, पार्ट 5 में आर्टिकल 52 से 78 यूनियन एग्जीक्यूटिव में। ठीक है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अब चैप्टर 1 की बात करते हैं। तो चैप्टर 1 आया है, इसमें पार्ट 5 का चैप्टर 1 में क्या दिया गया है, इसमें क्वालिफिकेशन दिया है, इलेक्शन दिया है, इम्पीचमेंट दिया है। ठीक है, किसका? प्रेसिडेंट का दिया है। पार्ट 5 चैप्टर 1 प्रेसिडेंट, क्वालिफिकेशन, इलेक्शन, इम्पीचमेंट, आर्टिकल 52 से 62, 10 आर्टिकल इसमें मेनली इंक्लूड होते हैं। ठीक है, 52 से 62 तक। प्रेसिडेंट क्या है? पार्लियामेंट का एक इंटीग्रल पार्ट है, और जो एग्जीक्यूटिव होता है यूनियन का, और उसमें प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव पावर होती है यूनियन की, वो प्रेसिडेंट में वेस्टेड रहती हैं। और ये या तो डायरेक्टली प्रेसिडेंट इनको एक्सरसाइज करता है, या कोई एक ऑफिसर जो उससे सबऑर्डिनेट हो। ठीक है, वो प्रेसिडेंट उसको ऑथराइज कर देता है। ठीक है, आर्टिकल ये 53 में कहा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इलेक्शन की, तो इलेक्शन की प्रेसिडेंट में हमें जैसे कि पता है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इलेक्ट्रो जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें कौन कौन होता है? उसमें दोनों हाउस के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। ठीक है, और लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उसके इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। दिल्ली और पुदुचेरी के हैं, और अभी लद्दाख का कंफर्म नहीं है, या उसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसा नहीं अभी बना है। तो अभी हम दिल्ली और पुदुचेरी को ही लेकर चलते हैं, और ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये याद रखना वर्डिंग। नेक्स्ट, अब हम एग्जीक्यूटिव पावर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट की, अच्छा इसमें और देख लेते हैं पहले कि देखो, जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होना है ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। किस मेथड के द्वारा होगा? सारे डाउट्स या डिस्प्यूट्स हैं प्रेसिडेंट से के इलेक्शन से, वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए जाते हैं, और किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किए जा सकते। ठीक है, जब एक परमानेंट वेकेंसी हो जाती है ऑफिस में प्रेसिडेंट की, या उसकी मृत्यु हो गई हो, या उसने रिजाइन दे दिया हो, या उसको हटा दिया गया हो, ठीक है, थ्रू द इम्पीचमेंट प्रोसेस, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करता है और उसके फंक्शन को डिस्चार्ज करता है। ठीक है, प्रेसिडेंट की, जब तक कि प्रेसिडेंट फिर से अपना ऑफिस नहीं संभाल लेता। आर्टिकल 65 का 1 ये कहता है। ठीक है, प्रेसिडेंट क्या है? जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ने प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन एक्ट 1969 इनेक्ट किया था, जिसमें जो सीजीआई था, ठीक है, या सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो भी प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर सकता है। ठीक है, देखो जनरली क्या होता है, प्रेसिडेंट की जगह वाइस प्रेसिडेंट आता। अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो कौन आएगा? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस अगर नहीं है तो कौन आएगा? तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन है वो, जैसे वैकेंसी हो जाती है तो कॉन्स्टिट्यूशन ने एक प्रोविजन बना रखा है कि जैसे ही वैकेंसी होगी तो हम उसके लिए इलेक्शन कराएंगे, लेकिन ये इलेक्शन 6 महीने के भीतर होना चाहिए, विद इन 6 मंथ्स ऑफ द वैकेंसी।
क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो क्वालिफिकेशन में 35 साल का कोई भी नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष उसकी उम्र हो और वो लोकसभा के इलेक्शन के लिए क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। और प्रेसिडेंट ओथ जो है वो सीजीआई के द्वारा लेता है, ठीक है, उसकी प्रेजेंस में। और अगर सीजीआई प्रेजेंट नहीं है तो कोई भी सीनियर मोस्ट जज हो सुप्रीम कोर्ट। तो हम इससे ये भी याद रख सकते हैं कि अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो सीजीआई प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करता है, और वो नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज करता है। इन द सेम केस ओथ कौन एडमिनिस्टर कराएगा प्रेसिडेंट को? तो सीजीआई। और अगर सीजीआई नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, तो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या है? एक्टिंग प्रेसिडेंट एक टेम्परेरी है, ठीक है, डिस्चार्ज करता है फंक्शंस को प्रेसिडेंट के, लेकिन उसको भी शपथ लेने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और जो एक्टिंग प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट की जो एज है वो 5 ईयर्स है, जो टेन्योर है वो 5 ईयर्स है, ठीक है। और जब भी जिस डेट से, जिस तारीख से वो ऑफिस में आता है, उसी तारीख से उसकी ये स्टार्ट हो जाता है टाइम पीरियड, जो टेन्योर। जो हालांकि वो उसका दोबारा री इलेक्शन हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल 56 से 57 में ये बताया गया। 5 साल से पहले भी वो रिजाइन कर सकता है, वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देता है, उसका इम्पीचमेंट होता है, ठीक है। किस लिए होता है? अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता है। कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन इन द सेंस कि अगर कुछ भी वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाकर करता, मींस सम ऑफ द प्रोविजंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ही इज नॉट फॉलोइंग दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो इन दैट केस प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है। आर्टिकल 61 कहता है इम्पीचमेंट के बारे में। बट द टर्म वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेंशन। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट defined or nowhere mentioned in the constitution. Although it is mentioned, but it is not defined in the constitution. It is not mentioned in the constitution. Sorry. For president, impeachment के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है, जो टोटल मेंबर होते हैं हाउस के, कम से कम 1/3 मेंबर उसको सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है, इस रेजोल्यूशन को, ठीक है। किसी भी हाउस में, जिस भी हाउस में हो, तो उसमें 1/3 सॉरी 1/4 जो मेंबर्स होते हैं करना चाहिए, ठीक है। आफ्टर 14 डेज प्रायर नोटिस टू द, मतलब 14 दिन पहले उसको राइटिंग में नोटिस देंगे, और 1/4 हाउस का जो टोटल मेंबरशिप होगी वो रेजोल्यूशन को सपोर्ट करेगा, पास करेगा, ठीक है। और 14 दिन पहले बता दिया जाएगा ऐसे ऐसे हम आपके लिए इम्पीचमेंट ला रहे हैं, ठीक है। और हाँ, इसमें एक चीज ये भी हो सकती है कि ऑल्दो उसको कारण तो पता ही होगा, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। रिजोल्यूशन शुड बी पार्ट बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3, ठीक है। देखो, सपोर्ट करना चाहिए 1/4 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन पास करना चाहिए किसी हाउस से तो 2/3 चाहिए, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस इन विच द रेजोल्यूशन ओरिजिनेट्स। द अदर हाउस इन्वेस्टिगेट्स द चार्ज एंड द रेजोल्यूशन पास नॉट लेस देन 2/3, 2/3 से पास होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब भी किसी में भी इंट्रोड्यूस होता है रेजोल्यूशन, तो वहां की जो टोटल मेंबरशिप होगा उसका 1/4 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दोनों से 2/3 मेजोरिटी बहुत होती है, ठीक है। तो वहां पर दोनों से पास होगा। पास होने के बाद सेकंड जो हाउस होगा, जिस दिन वो पास करेगा तो प्रेसिडेंट उसी दिन रिमूव मान लिया जाता है। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। देखो, यहाँ पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हमने क्या देखा था कि कौन कौन था प्रेसिडेंट के इलेक्शन में? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में था कि
इलेक्टेड मेंबर होंगे हाउस के, दोनों हाउस के, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा। फिर इलेक्टेड मेंबर होंगे विधानसभा के, फिर दिल्ली और पुदुचेरी, ठीक है, तीन चीजें, ईबीएस, ईएच और डीपी, ठीक है। तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ हाउसेस, इलेक्टेड मेंबर ऑफ विधानसभा और दिल्ली और पुदुचेरी, ये था। लेकिन नॉमिनेटेड मेंबर कहीं मेंशन नहीं था। तो नॉमिनेटेड जो मेंबर है वो सिर्फ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, किसी के भी नॉमिनेट मेंबर सिर्फ इंपीचमेंट में पार्ट लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट असेंबली के, वो इंपीचमेंट पार्ट नहीं लेते, ठीक है। एंड यूटीज ऑफ दिल्ली एंड, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि दिल्ली और पुदुचेरी भी इंपीचमेंट में पार्ट नहीं, हालांकि इलेक्शन में थी लेकिन इंपीचमेंट में पार्ट नहीं लेते, ठीक है। जो सैलरी है करंट में 5 लाख रुपए है, यूनियन बजट 2018-19 के अकॉर्डिंग ये दिया गया है। अब देख लेते हैं अपॉइंटमेंट जो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। सबसे पहले वो पीएम की करता है और पीएम की एडवाइस पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की करता है, आर्टिकल 75 कहता है। अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 के तहत करता है, सीएजी को 148 के तहत करता है, जज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनको करता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को करता है 324 में, 280 फाइनेंस कमीशन करता है, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी दोनों 316 के तहत वो करता है, इसके मेंबर्स को करता है, ठीक है। 316 मेंबर्स दिए गए। स्पेशल ऑफिसर ऑफ एससी एसटी, तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा, ये याद रखना। ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन 344 में, 344 में, गवर्नर 155 में, स्पेशल ऑफिसर एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी 350 बी, तो ये इंपॉर्टेंट नीचे वाले ये है ना लास्ट के, ये 350 बी, 350 बी में एक स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, गवर्नर किस में करता है 155 में करता है। ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन आर्टिकल 344 में करता है, स्पेशल ऑफिसर फॉर एससी एसटी, ठीक है, यूपीएससी और ज्वाइंट पीएससी के मेंबर 316 में करता है, फाइनेंस कमीशन 280 में करता है, चीफ इलेक्शन कमीशन 324 में करता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंटमेंट करता है, सीएजी का करता है, अटॉर्नी जनरल का करता है और पीएम का करता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का करता है। इसमें देख ले कितने अपॉइंटमेंट करता है मेनली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 है, ठीक है। क्विक रिवाइज करते हैं। 75 में पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पीएम की एडवाइस पर, अटॉर्नी जनरल 76 में, सीएजी 148 में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस करता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर करता है 324 में, फाइनेंस कमीशन 280 में, यूपीएससी और ज्वाइंट पीएससी के मेंबर्स 316 में, स्पेशल ऑफिसर एससी और एसटी के लिए, और ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन 344 में, गवर्नर 155 में और स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी 350 बी में, ठीक है। अब हम एग्जीक्यूटिव पावर की बात कर लेते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, हमेशा पूछी जाती है। इसमें एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है वो आर्टिकल 75, 77, आर्टिकल 244, आर्टिकल 263, 239 और 340। क्यों आर्टिकल, इसलिए आर्टिकल के थ्रू याद करना बहुत इजी होता है, क्योंकि जनरली हमें एग्जीक्यूटिव पावर्स में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि कौन सी एग्जीक्यूटिव पावर होगी, कौन सी लेजिस्लेटिव पावर होगी। अगर हम आर्टिकल के थ्रू देखते हैं तो हम चीजों को अच्छे से रिटेन कर सकते हैं, बस यही पर्पस है आर्टिकल्स का। देखो 75 में तो हमने देख लिया था कि पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ठीक है अपॉइंटमेंट करता, तो जितनी भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है, तो वो एग्जीक्यूटिव में होती हैं जनरली। अब 77 क्या कहता है, रूल्स एंड मैनर स्पेसिफाइंग द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो जो पोर्टफोलियो डिलीवरी सिस्टम होता है, पोर्टफोलियो मतलब किसको कौन सा डिपार्टमेंट या विभाग देना है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 77 में जो रूल्स और मैनर्स बनते हैं उसके लिए बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन होता है। आर्टिकल 244 में क्या दिया है कि शेड्यूल एरिया, ठीक है, और इनका किसी भी एरिया को वो शेड्यूल एरिया
डिक्लेयर कर सकता है, और शेड्यूल एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन, ट्राइबल एरिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन उसी के पास प्रेसिडेंट जी के पास ही होती है। ठीक है। 263 में इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है, सेंटर स्टेट और इंटर स्टेट कोऑपरेशन या पब्लिक इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए प्रेसिडेंट 263 में इंटर स्टेट काउंसिल की अपॉइंटमेंट करता है। ये महत्वपूर्ण है कि इंटर स्टेट काउंसिल कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है, याद रखना, सॉरी प्रेसिडेंट करता है। आर्टिकल आर्टिकल 263 ये याद रखना कौन करता है, जनरली हमें रट जाता है कि पीएम रट लेते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल जबकि प्रेसिडेंट करता है। ठीक है। एग्जीक्यूटिव वो भी पावर होती है, कैसी पावर होती है, एग्जीक्यूटिव पावर होती है। 239 में क्या दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी बाय एडमिनिस्ट्रेशन और बाय एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट, यूटी का एडमिनिस्ट्रेशन प्रेसिडेंट करता है। 340 में क्या है, अपॉइंटमेंट करता है कमीशन का एससी एसटी और ओबीसी के लिए। जनरली हम एससी एसटी और ओबीसी जो कमीशन है, ठीक है, इसमें क्या लिखा, कैन अपॉइंट कमीशन टू इन्वेस्टिगेट कंडीशंस ऑफ, ठीक है, कंडीशंस देखने के लिए एससी एसटी ओबीसी, इसमें 340। लेकिन जनरली क्या है, जो एससी कमीशन है वो 338 और एसटी कमीशन है वो 338 और ओबीसी कमीशन है वो 340 के तहत बना है। ठीक है। और इसका आर्टिकल है ओबीसी का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसको मिला है 338 बी। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि अदर जो लेजिस्लेटिव पावर्स है, ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर्स है उनको देख लेते हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स में आर्टिकल 120 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो होती है आर्टिकल 86 का 2 है। ठीक है। इसमें क्या करता है, ऑर्डिनेंस को अनाउंस करता है, प्रोमलगेट करता है, और जो कि पार्लियामेंट के द्वारा 6 वीक, कितने दोस्तों, 6 वीक्स में करना होता है, और जो किसी भी समय पे उसको विड्रॉन कर सकता है, किसी भी समय। ठीक है। आर्टिकल 86(2) क्या कहता है, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास राइट होगा कि वो हाउस के किसी भी पार्लियामेंट, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उससे पूछ सकता भाई क्या चल रहा है। ठीक है। किससे, कि मान लो कोई बिल पेंडिंग हो रहा है, चल क्या रहा है भाई, क्यों नहीं हो रहा पास, ये पूछ सकता है प्रेसिडेंट। ठीक है। और टू अदर मैटर, और भी कोई मैटर पूछ सकता है, भाई क्या चल रहा है आजकल, पूछ सकता है प्रेसिडेंट, हाउस में क्या चल रहा है, हाउस। ठीक है। और इसमें एक सेकेंड रुकना, हाउस मस्ट कंसीडर इट विद ऑल कन्वीनियंट डिस्पैच, बहुत ही इज्जत के साथ। ठीक है। कन्वीनियंट डिस्पैच उसको मानेंगे कि हाँ कुछ पूछा है तो कुछ सीरियसनेस रही होगी प्रेसिडेंट के द्वारा। लेजिस्लेटिव पावर्स में देखते हैं कि डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। ठीक है। क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर्स की इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट करता है। ठीक है। तो डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर हो गया, किस में आएगा, लेजिस्लेटिव पावर में आएगा। हाउस से पूछ सकता है, लोकसभा या राज्यसभा से किसी से भी पूछ सकता है कि भाई क्या चल रहा है बिल के बारे में रिगार्डिंग या कोई भी मैटर में, और हाउस उसको बहुत ही कन्वीनियंट डिस्पैच के तौर पर उसको लेगा। ठीक है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर हुई गई है। ठीक है। अच्छा, एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि ये, हालांकि अपॉइंटमेंट हमने क्या देखा कि पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की वो अपॉइंटमेंट करता है 75 में, लेकिन किसी भी जो मेंबर होता है लोकसभा का, ठीक है, टू प्रिसाइड ओवर व्हेन द ऑफिस ऑफ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर फॉल्स वेकेंट, सिमिलरली चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन इन राज्यसभा। देखो, जब भी स्पीकर या डिप्टी स्पीकर का जो
वैकेंसी खाली होती है या चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन की राज्यसभा में वैकेंसी आ जाती है, वैकेंट हो जाती है, तो वहां पर किसी भी मेंबर को वो प्रिसाइड करने के लिए बोल सकता है। तो ये जो अपॉइंटमेंट है ये एक टेम्परेरी अपॉइंटमेंट है, ठीक है। तो इस केस में वो कर सकता है। हालांकि यहाँ पर एक चीज याद रखना है, जो स्पीकर होते हैं उनकी कोई अपॉइंटमेंट नहीं होती। जो स्पीकर होता है और वाइस प्रेसिडेंट तो वैसे ही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, तो राज्यसभा के केस में वो तो चीज है ही नहीं। और स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है उसका भी प्रेसिडेंट नहीं करता अपॉइंटमेंट। तो और जो मेंबर होता है जब वैकेंसी के केस में करता है तो वो टेम्परेरी अपॉइंटमेंट है, लेकिन लेजिस्लेटिव पावर में वो आएगा, ठीक है। व्हेन बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट इज सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज एसेंट, तो उसके पास तीन प्रकार की पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। पहला, या तो वो उसको अनुमति या आज्ञा दे देगा, एसेंट दे देगा, या विदहोल्ड कर लेगा, या बिल को वो रिटर्न कर देगा। लेकिन रिटर्न करने में क्या कंडीशन है, वो मनी बिल नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होना चाहिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है पावर। रिपोर्ट जो प्रस्तुत करता है, तो जो प्रेसिडेंट रिपोर्ट भी प्रस्तुत करता है पार्लियामेंट के सामने, जैसे यूपीएससी की रिपोर्ट है या फाइनेंस कमीशन की है या सीएजी की, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज मेनली जो जनरली क्या है, प्रेसिडेंट के साथ आगे ही रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, प्रेसिडेंट फिर वो उसको पार्लियामेंट में प्रस्तुत करता है, ठीक है। अब पार्लियामेंट के रिगार्डिंग क्या क्या पावर्स, जैसे मान लो वो प्रेसिडेंट सम्मन और प्रोरोग करता है पार्लियामेंट को, ठीक है, उनके सेशंस को। ज्वाइंट सिटिंग भी प्रेसिडेंट ही बुलाता है, ठीक है। या डिसएग्रीमेंट होता है किसी बिल पर लोकसभा, तो ज्वाइंट सिटिंग बुलाता है। या वो पार्लियामेंट को एड्रेस करता है जनरल इलेक्शन के बाद, या फर्स्ट सेशन होता है साल का, तो उसमें भी करता है। तो ये भी एक प्रकार की क्या हो गई, लेजिस्लेटिव पावर हो गई, ठीक है। ही कैन मेक रेगुलेशन फॉर द पीस, प्रोग्रेस, गुड गवर्नेंस, ठीक है। कहां का, अंडमान एंड निकोबार का, दादर नागर हवेली एंड दमन एंड द्वीप का, पुदुचेरी का, ठीक है। पुदुचेरी के केस में क्या होता है, प्रेसिडेंट कैन मेक रेगुलेशन व्हेन असेंबली सस्पेंड और डिसॉल्व। कभी भी असेंबली सस्पेंड हो जाती है तो प्रेसिडेंट रेगुलेट करता है पुदुचेरी को। और पीस, प्रोग्रेस और गुड, तीन चीजें, पीपीजी, पीस, प्रोग्रेस और गुड गवर्नेंस। पीस, प्रोग्रेस और गवर्नेंस याद रख लो, पीस, प्रोग्रेस और गवर्नेंस के लिए दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार। अब प्रेसिडेंट क्या करता है, 12 मेंबर्स को अपॉइंट करता है। देखो, अपॉइंटमेंट मैंने बताया था पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, जबकि राज्यसभा में वो मेंबर्स को अपॉइंट कर रहा है कि यहाँ पर नॉमिनेट कर रहा है, ठीक है। वहां पर वो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, यहाँ पर नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। 12 मेंबर कहां से, किस फील्ड से करता है, साइंस हो गया, लिटरेचर हो गया, आर्ट हो गया, सोशल साइंस हो गया, सर्विस बैकग्राउंड हो गया, सोशल सर्विस बैकग्राउंड हो गया। 2 मेंबर्स वो लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से करता है, ठीक है। नेक्स्ट, वीटो पावर्स क्या होती है, जब कभी भी बिल पास होकर दोनों हाउस से प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है तो उसके पास 3 कंडीशन होती हैं, या 3 वीटो उसके पास वो होती हैं, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव, पॉकेट। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे, SPA, सस्पेंसिव, पॉकेट और एब्सोल्यूट, ठीक है। जब कभी भी बिल इंट्रोड्यूस होता है किसी भी MP के द्वारा, जो कि एक मंत्री नहीं है, मिनिस्टर नहीं, प्राइवेट मेंबर बिल उसको कहा जाता है, ठीक है। पहली बात, किसी मंत्री के द्वारा पेश नहीं किया जाए, प्राइवेट मेंबर के द्वारा किया जाए, ठीक है। जब कैबिनेट मिनिस्टर जब कैबिनेट रिजाइन करती है, ठीक है, आफ्टर पासेज ऑफ बिल एंड बिफोर द एसेंस ऑफ द बिल, देन न्यू कैबिनेट कैन एडवाइज द प्रेसिडेंट नॉट टू गिव एसेंट टू द बिल, ठीक है। जब कैबिनेट ने रिजाइन कर दिया, ठीक है,
कैबिनेट ने रिजाइन कर दिया और नई कैबिनेट बनती, तो जो न्यू कैबिनेट होती है वो एडवाइस करती है कि किसी भी आप बिल को एसेंट नहीं देंगे, ठीक है। तो इस केस में भी एब्सोल्यूट वीटो कर सकता है वो। प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करता है ये वीटो जब ही रिटर्न्स द बिल फॉर रिकंसिडरेशन टू द पार्लियामेंट। इसको कहते हैं सस्पेंसिव वीटो। रिटर्न करता है पार्लियामेंट में तो सस्पेंसिव वीटो। However, if the bill is passed again by the parliament with or without amendment with a simple majority, then the president is obliged to give assent। देखो सीधी सी बात है, अगर पार्लियामेंट के द्वारा दोबारा पास कर दिया गया, ठीक है, या अमेंडमेंट किया हो या नहीं किया हो, तो प्रेसिडेंट को देना ही पड़ेगी अपनी एसेंट, स्वीकृति। पॉकेट वीटो केस में क्या होता है, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, वो ना तो रेटिफाई करता है बिल को और ना ही उसको रिजेक्ट करता है, बट सिंपली कीप्स द बिल पेंडिंग फॉर एन इनडेफिनिट टाइम। नो वीटो इज एग्जीक्यूटिव एक्सरसाइज इन द कॉन्स्टिट्यूशनल। देखो ये इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में कोई भी वीटो एक्सरसाइज नहीं होती है, ठीक है। तो हमने 3 प्रकार की वीटो देख ली है, जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं। एब्सोल्यूट वीटो की कंडीशन क्या है, एब्सोल्यूट वीटो में क्या करता है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो कब उसको एब्सोल्यूट वीटो एक्सरसाइज कर सकता है, पहले तो वो मंत्री के द्वारा पेश नहीं किए जा सकते, ठीक है, प्राइवेट मेंबर के द्वारा पेश अगर कोई करता तभी एब्सोल्यूट वीटो होगी लागू। दूसरी बात, अगर कैबिनेट रिजाइन करती है, ठीक है, कि बिल के पास होने के बाद, तो एंड बिफोर द एसेंट ऑफ द बिल, तो जो नई कैबिनेट आती है वो प्रेसिडेंट उसको मना कर सकती है नई कैबिनेट कि आप इस बिल को सहमति नहीं दो, क्योंकि पहले मान लो एग्जाम्पल के तौर पर कि किसी बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजा और प्रेसिडेंट ने उस बिल को स्वीकृति या एसेंट या कुछ उस पर नहीं कर पाया, बिल उसके पास है, ठीक है, और कैबिनेट ने रिजाइन दे दिया। अब नई कैबिनेट आ गई, तो नई जो कैबिनेट होगी वो ये कहेगी कि आप इस केस में एब्सोल्यूट वीटो यूज करें या नहीं कहेगी, लेकिन वो मना कर सकती है, ठीक है। सस्पेंसिव में क्या होता है, बिल रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट के पास भेजेगा, ठीक है। अगर बिल पार्लियामेंट के पास दोबारा भेज दिया गया, उसने अमेंडमेंट पार्लियामेंट ने किया हो या नहीं किया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो प्रेसिडेंट को दोबारा जो सेकंड टर्म में उसको पास करना ही पड़ेगा। पॉकेट वीटो क्या होता है, पॉकेट वीटो मैं बता दूं कि आपको ज्ञानी जेल सिंह ने यूज की थी पॉकेट वीटो, ठीक है, प्रेसिडेंट थे अपने। तो इसमें क्या होता है, कोई रिएक्शन नहीं है, ना तो उसको रेटिफाई करेंगे ना रिजेक्ट करेंगे, बस अपने पॉकेट में डाल लेंगे और भूल जाएंगे, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये इंपॉर्टेंट याद रखना, कोई भी किसी भी प्रकार की वीटो यूज नहीं होती है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जुडिशियल पावर। देखो जुडिशियल पावर हम इसको भी कोशिश करेंगे आर्टिकल्स के थ्रू याद करना। 72 और 143 आर्टिकल से इंपॉर्टेंट है। और अपॉइंटमेंट्स, देखो यहाँ पर जुडिशियल पावर, क्योंकि जजेस की अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो जुडिशियल पावर है। वहां पर पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की थी, तो पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होती है, एग्जीक्यूटिव होते हैं, कार्यकारी, जो मेन जो कार्यकारी होते हैं, जो काम करने वाले होती है। एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है, पीएम, तो उसकी अपॉइंटमेंट कैसे हो गई, एग्जीक्यूटिव हो गई। स्पीकर्स की अगर बात करें तो वो किसका पार्ट है, लेजिस्लेटिव का पार्ट है स्पीकर्स। तो वहां पर जो मेंबर्स को प्रेसाइड करने के लिए प्रेसिडेंट एम्पावर करता है, ठीक है, इन केस ऑफ वेकेंसी। यहां पर जुडिशियल में जजेस की बात करें तो जुडिशियल हो गई। सुप्रीम कोर्ट के जज है आर्टिकल 124 का 2, हाई कोर्ट के 217 का फर्स्ट सब क्लॉज 217 72 में पार्डनिंग पावर हो गई, पार्डन, डिप्राइव, कम्यूट सेंटेंस ऑफ एनी प्रिजन, ठीक है, चाहे वो कोर्ट मार्शल ही क्यों ना होगा उसका, या किसी यूनियन लॉ में ही क्यों ना दिया हो, या डेथ सेंट, कुछ भी हो, प्रेसिडेंट सब कुछ माफ कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल 143 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन ले सकता है
किसी मान लो क्वेश्चन, कोई लॉ की बात आ रही है या पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई फैक्ट है या डिस्प्यूट है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी एग्रीमेंट से, ठीक है, एंड कॉन्वेनेंट विच इज नॉट बाइंडिंग ऑन हिम, कोई भी उस बाइंडिंग नहीं रहता, ठीक है। प्रश्न अब हम देख लेते हैं कि पार्डनिंग, कम्यूटेशन, रिप्राइव, रेस्पाइट और रिमिशन, ये जनरली कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। पहले तो हम इनको याद कर लेते हैं कि इनको याद आप कैसे करेंगे, ठीक है। ये आपको याद ऐसे हो जाएंगे, पीसी आर क्यू, ठीक है। टोटल होते हैं 5, याद रख, भूल जाते हैं जनरली। अब इसमें डिफरेंस, पीसीआर क्यू याद कर लो या आर क्यू पीसी ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अब डिफरेंस समझ लेते हैं, रिप्राइव, रेस्पाइट, रेमिशन, पार्डन और कम्यूटेशन। देखो पार्डन तो बिल्कुल माफ कर दो, ठीक है, कोई सजा मिले ही नहीं। कम्यूट, जो पनिशमेंट हो रही थी उसको सीवियरनेस, ठीक है, रिप्लेस कर दो लेस सीवियर पनिशमेंट से, जो कठोर दंड मिल रहा था तो उससे कम उसको पनिशमेंट मिले। रिप्राइव होता है टेम्परेरी सस्पेंशन, डेथ डेथ सेंटेंस का टेम्परेरी सस्पेंशन कर दिया अपन ने, कुछ समय के लिए टाल दी, ठीक है। या रेस्पाइट मतलब स्पेशल ग्राउंड्स है तो उसमें लेसर पनिशमेंट कर दी। अब स्पेशल ग्राउंड्स कैसे, कोई महिला है मान लो प्रेग्नेंट है, ठीक है, और तो उस केस में कम हो जाती है। कोई बुजुर्ग है, ठीक है, उसको फांसी की सजा है तो प्रेसिडेंट चाहे तो उसकी लेसर पनिशमेंट कर सकता है तो वो रेस्पाइट हो जाएगा। रिप्राइव क्या होगा, कोई डेथ सेंटेंस है, टेम्परेरी सस्पेंशन करता है कि प्रेसिडेंट करता है कि चलो अभी नहीं, इसको 6 महीने बाद देंगे, ये साल भर बाद देंगे, ये 2 साल बाद देंगे, थोड़ा और जीना है, आखिरी इच्छा किसी ने जाहिर की हो या और कोई कारण रहा हो तो प्रेसिडेंट रिप्राइव कर देगा। अगर स्पेशल ग्राउंड्स है तो रेस्पाइट कर देगा। रिमिशन, रिडक्शन ऑफ द पीरियड ऑफ सेंटेंस, मान लो उम्र कैद की जगह 10 साल में बदल जाए विदाउट द चेंज इन द नेचर ऑफ द पनिशमेंट। मतलब रिमिशन का अर्थ क्या होता है, रिमिशन में क्या कर रहा है, रिमिशन में क्या कर रहा है, नेचर नहीं चेंज कर रहा है, ठीक है। रिमिशन में नेचर चेंज नहीं करेगा, 20 साल की थी 10 साल की कर दी। रेस्पाइट में क्या कर दिया, स्पेशल ग्राउंड्स, रेस्पाइट में क्या, स्पेशल ग्राउंड्स, मतलब किसी स्पेशल ग्राउंड्स की वजह से जो पनिशमेंट थी उसको कम कर दिया गया। रिप्राइव में क्या हो गया, टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ डेथ सेंटेंस, कुछ समय के लिए टाल दिया। कम्यूटेशन थोड़ी ज्यादा सीवियर थी, कम कर दिए, नेचर चेंज कर दिया इसमें, ठीक है, नेचर चेंज कर दिया। और कम्यूटेशन में नेचर चेंज हो गया। और पार्डन में तो बिल्कुल ही छोड़ देते, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। डिस्क्रिशनरी पावर्स में क्या है, जैसे इन केस ऑफ ए हंग असेंबली इन लोअर हाउस, ठीक है। दूसरा, पासेज ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन और फेलियर टू पास ए कॉन्फिडेंस मोशन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो गया है और कॉन्फिडेंस मोशन, या फिर कह सकते कॉन्फिडेंस मोशन गवर्नमेंट पास नहीं कर पाई या नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, तो ये प्रेसिडेंट के ऊपर होता है कि वो सरकार को गिरा रहा है या डिसॉल्व कर रहा है कैबिनेट को कि नहीं कर रहा है। या अचानक पीएम की डेथ हो जाती है तब भी प्रेसिडेंट डिसीजन लेगा। पॉकेट वीटो प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। किसी बिल का रिकंसिडरेशन प्रेसिडेंट के ऊपर
डिपेंड करता है। रिकंसिडरेशन ऑफ एडवाइस टेंडर्ड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने अगर कोई एडवाइस दी है तो ये प्रेसिडेंट के ऊपर निर्भर करेगा कि वो मानता है या नहीं, विचार करता है या नहीं करता, ठीक है। लोअर हाउस में हंग असेंबली से मतलब ये है कि अगर वहां पर सरकार गिर जाती है या कोई पॉलिटिकल टर्मोइल आ जाता है, कैबिनेट को डिसॉल्व करना है कि नहीं करना है, ये हंग असेंबली लोअर हाउस में होती है, ठीक है। तो हालांकि ये सब चीजें दिखाने के लिए है, डिस्क्रिशनरी पावर बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल जो होता है वो कैबिनेट का कहीं ना कहीं उसमें इन्फ्लुएंस और इंटरफेरेंस रहता है, बोलने को डिस्क्रिशनरी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिल रिक्वायरिंग प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल आप रट डालो। प्रेसिडेंट बिल्स अल्टरिंग द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स और चेंजिंग द नेम ऑफ द स्टेट, आर्टिकल 3। तो जो भी बिल स्टेट्स की बाउंड्रीज को चेंज कर रहे हैं, नेम चेंज कर रहे हैं, तो उसको प्रेसिडेंट का प्रायर अप्रूवल चाहिए। मनी बिल है, फाइनेंस बिल है, पहली कैटेगरी के फाइनेंस अगर बिल है तो उसमें भी प्रेसिडेंट को अप्रूवल चाहिए, 117 का 1 कहता है। या जिसमें 31A ये जो प्रॉपर्टी वाला था ना, उसमें भी प्रायर अप्रूवल चाहिए। या कोई बिल है जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स पर बैन लगा रहा है या रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है, तो उस केस में भी प्रेसिडेंट की अप्रूवल चाहिए। 19(1)G इन्वॉल्विंग टैक्सेशन इन स्टेट्स और वन दैट सीक्स टू रीडिफाइन एग्रीकल्चर इनकम, मतलब स्टेट्स में टैक्सेशन हो रहा है, ठीक है, और ऐसा कोई बिल है जो रीडिफाइन कर रहा है एग्रीकल्चर इनकम को, तो उस केस में प्रेसिडेंट की अप्रूवल चाहिए। 4 बातें हमने इसमें, 5 बातें इसमें हमने जान ली। क्या आर्टिकल 3 क्या कहता है, बाउंड्रीज स्टेट्स की उनके नेम चेंज कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए। मनी बिल या फाइनेंस बिल है, पहली कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी याद रखना, फाइनेंस के 2 कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कैटेगरी का फाइनेंस बिल और मनी बिल 117(1) में कहता है प्रेसिडेंट का प्री अप्रूवल चाहिए या प्रायर अप्रूवल चाहिए। अगर आर्टिकल 31A लेजिस्लेशन, उस केस में भी अप्रूवल चाहिए। या फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स 19(1)G, उसमें भी प्रायर अप्रूवल चाहिए। या टैक्सेशन का कोई केस आता है स्टेट्स में, या एग्रीकल्चर इनकम को रीडिफाइन करते हैं, उस केस में भी प्रेसिडेंट का अप्रूवल या प्री अप्रूवल चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं इमरजेंसी पावर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इमरजेंसी पावर्स में क्या है, देखो, नेशनल इमरजेंसी 352 में, प्रेसिडेंट रूल 356 में, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में। कंडीशंस देख लेते हैं क्या क्या है। देखो, कब लगाएगा प्रेसिडेंट, ये कंडीशन दी गई है। स्टेट या प्रेसिडेंट रूल भी, स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल इसको कहते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और द क्रेडिट ऑफ इंडिया और एनी ऑफ द पार्ट देयर ऑफ इट्स थ्रेटन्ड, देन फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय प्रेसिडेंट। देखो, पहला हम देख लेते हैं, सिक्योरिटी थ्रेट होता है, ठीक है, इंडिया को और किसी पार्ट को, भारत के किसी पार्ट को सिक्योरिटी थ्रेट होता है या पूरे भारत को होता है, तो नेशनल इमरजेंसी लगेगी। एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन, ठीक है, वार एक्सटर्नल मतलब बाहर से किसी ने युद्ध बोल दिया, डिक्लेयर कर दिया, उस केस में नेशनल इमरजेंसी लग जाती है। आर्म्ड रेबेलियन हो गया, उस केस में नेशनल इमरजेंसी लगती है। अब प्रेसिडेंट की रूल की बात करें, अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाई होता है, ठीक है, कि गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। या कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो चुकी है, पॉलिटिकल डेडलॉक आ गया है, सरकार गिर गई है, या कोई अदर केस हो गया है, और जो कैबिनेट है स्टेट लेजिस्लेचर की,
वो डिसॉल्व हो रही है, तो उस केस में प्रेसिडेंट रूल लगता है, प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। या यूनियन के द्वारा कोई स्टेट के द्वारा डायरेक्टिव्स दिए गए हैं आर्टिकल 365 में और वो फॉलो नहीं कर रही है स्टेट, तो भी प्रेसिडेंट रूल लगता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी में बताया गया कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ देयर ऑफ इट्स थ्रेटन, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी जनरली हम जानते हैं कि फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी आ गई, ठीक है, किसी भी हिस्से में या पूरे पार्ट में, तो उसकी वजह से प्रेसिडेंट के द्वारा फाइनेंशियल, ये तीनों ही इमरजेंसी प्रेसिडेंट के द्वारा डिक्लेयर की जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि प्रेसिडेंट की पावर्स पर लिमिटेशंस क्या क्या है। आर्टिकल 53 का 1, 75 का 1, 74 का 1, 75 का 3, ठीक है। 53, 75, 74, 75, देखो 53, 74, 75 ऐसे याद कर लो। 53, 74 और 75 का 1 एंड 3 सब क्लोज। देखो, प्रेसिडेंट मस्ट एक्सरसाइज दीज पावर्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। 53(1) में क्या है? एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही करेगा। एग्जीक्यूटिव जो पावर्स होती हैं या सारे डिसीजंस प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो उस पावर को वो प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लेगा। फिर मिनिस्टर कैन बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि अपने मन से गए और अपॉइंटमेंट कर ली, ठीक है, प्रेसिडेंट का आएगा उसको अपॉइंट करेगा। एग्जीक्यूटिव पावर शैल बी एक्सरसाइज बाय प्रेसिडेंट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये भी इंपॉर्टेंट है कि एग्जीक्यूटिव पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कहेगा वही करना पड़ेगा, ये लिखा है इसमें 74(1) में साफ साफ। 75(3) में क्या है कि प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एडवाइज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज लॉन्ग एज द कमांड ए मेजॉरिटी इन द हाउस ऑफ द पीपल। जब तक हाउस ऑफ पीपल में, लोकसभा में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मेजॉरिटी है, कमांड है, तब तक प्रेसिडेंट को उसकी बात माननी पड़ेगी। इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, इन केस ऑफ अदर थिंग्स, उस केस में प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको हम देख लेते हैं प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग, ठीक है, फिर वाइस प्रेसिडेंट देखेंगे, फिर उसके बाद हमारा गवर्नर स्टार्ट होगा, ठीक है। कुछ फैक्ट्स हैं, जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है वो यूएस से लिया गया है। सेकंड शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो एमोल्यूमेंट्स, अलाउंस, प्रिविलेजेस है प्रेसिडेंट, उसके बारे में। गवर्नर किसी भी बिल को रिजर्व करता है, स्टेट बिल को प्रेसिडेंट के कंसीडर के लिए, अगर वो सोचता है कि जो बिल है वो नेशनल इंपॉर्टेंस का है, ये 201 में है, ठीक है। ऑल्दो इन केस ऑफ बिल अफेक्टिंग द हाई कोर्ट्स पावर, इट इज कंपल्सरी टू कीप द बिल फॉर द प्रेसिडेंट का। अगर हाई कोर्ट से कोई पावर को अफेक्ट कर रहा है तो प्रेसिडेंट के लिए वो रिजर्व करेगा, यानी कंसीडरेशन के लिए रिजर्व करेगा, ठीक है, बिल। अगर इन द लास्ट सिटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को इंटीम प्रेसिडेंट बनाया गया यूनानिमसली, ठीक है, सर्वसम्मति से 14 जनवरी 1950 को, और वो भारत के पहले प्रेसिडेंट थे और लॉन्गेस्ट सर्विस प्रेसिडेंट आज भी हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो थे वो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, दूसरे प्रेसिडेंट थे। टीचर्स डे 5 सितंबर को उनकी ही याद में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थी और शॉर्ट सर्विंग प्रेसिडेंट थी। फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन दो ऐसे प्रेसिडेंट हमारे रहे हैं जिनकी जो मृत्यु थी वो ऑफिस में ही या कार्यकाल के दौरान हुई थी। बीवी गिरी वरागिरी वेंकटगिरी, ठीक है, ये पहले प्रेसिडेंट थे, एक्टिंग प्रेसिडेंट भारत के। ही वाज द ओनली वन who won during the second round of counting of votes with a narrow margin, बहुत कम से जीते थे बीबी गिरी और पहले एक्टिंग प्रेसिडेंट थे।
3 इंटरिम प्रेसिडेंट रहे एंड 14 फुल टाइम प्रेसिडेंट रहे। वरागिरी, मोहम्मद हिमायतुल्लाह और बीडी जत्ती ये इंटरिम प्रेसिडेंट, बीबी गिरी, मोहम्मद हिमायतुल्लाह और बीडी गिरी ये इंटरिम प्रेसिडेंट रहे। ज्ञानी जेल सिंह जो थे वो पहले सिख प्रेसिडेंट थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार ज्ञानी जेल सिंह के समय ही हुआ था और एंटी सिख राइट्स जो हुए थे अमृतसर की वो भी ऑपरेशन ब्लू स्टार ज्ञानी जेल सिंह के समय हुआ। जो कोचरल रमन नारायण, के आर नारायण जो थे वो पहले दलित प्रेसिडेंट थे और ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट भारत के रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जिनको पीपुल्स प्रेसिडेंट कहा जाता है। बीबी गिरी ओनली प्रेसिडेंट थे, उन्होंने रिजाइन किया था एक्टिंग प्रेसिडेंट से और प्रेसिडेंट का उन्होंने इलेक्शन लड़ा। एम हिदायतुल्लाह पहले चीफ जस्टिस थे जो एक्टिंग प्रेसिडेंट बने। एपीजे अब्दुल कलाम और बीबी गिरी ऐसे प्रेसिडेंट थे जिनको भारत रत्न दिया गया। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पहली महिला प्रेसिडेंट भारत की जो 12th नंबर की थी। ठीक है, हम बात करें लिस्ट। देखो, राजेंद्र प्रसाद 1950 से 62 तक, राधाकृष्ण डॉक्टर एस राधाकृष्ण 62 से 67, जाकिर हुसैन 67 से 69, बीबी गिरी 69 से 69, एम हिदायतुल्लाह 1969 से 69 के बीच में रहे हैं, जुलाई अगस्त में। फिर बीबी गिरी आ गए 69 से 74 के बीच में। फखरुद्दीन अली अहमद 74 से 77 के बीच में। बीडी जत्ती 77 से 77 इसी साल में चले गए ये। ठीक है, संजीवन रेड्डी 77 में पहली निर्विवाद थी। ठीक है, और ज्ञानी जेल सिंह ये 82 से 87 के बीच में। आर वेंकट रमन 87 से 92 के बीच में। शंकर दयाल शर्मा 92 से 97 में। के आर नारायण 97 2000। एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 7 से 2012। मुखर्जी 12 से 17। रामनाथ कोविंद 17। ठीक है, और अभी हमारी जो 15वीं बनी है द्रौपदी मुर्मू फर्स्ट दलित। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्ण, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, एम हिदायतुल्लाह, बीबी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, बीडी जत्ती, संजीवन रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह, वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू, ये हमारे जो प्रेसिडेंट हैं टोटल उनकी लिस्ट है। अब थोड़ी सी चर्चा वाइस प्रेसिडेंट के बारे में भी कर लेते हैं। जो वाइस प्रेसिडेंट, अच्छा इसमें संजीवन रेड्डी जो थे ओनली प्रेसिडेंट थे जो यंगेस्ट थे और अनअपोज्ड थे और 64 साल की उम्र पर प्रेसिडेंट बन गए। काफी यंग हैं क्योंकि प्रेसिडेंट जनरली 65 प्लस पे ही बनते हैं। रामनाथ कोविंद 14वें, ये 14 प्राइम मिनिस्टर थे, सॉरी प्रेसिडेंट थे। और जो द्रौपदी मुर्मू है वो 15वीं प्रेसिडेंट है और ये सेकंड महिला है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद। वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, वाइस प्रेसिडेंट परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट ओनली इन द एब्सेंस, इलनेस, डेथ, रिमूवल और रेजिग्नेशन। जब वैकेंसी होती है प्रेसिडेंट की या नहीं होता, वेकेंट होती है परमानेंटली, उसकी रेजिग्नेशन है या उसकी मृत्यु हो गई या उसको हटा दिया गया, तो इलेक्शन 6 महीने के भीतर होने चाहिए। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम करता है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। जो वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है, जो पोस्ट है, वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। ठीक है, और जो जब प्रेसिडेंट अपने फंक्शन डिस्चार्ज नहीं करता, ड्यूटी को नहीं करे, इलनेस है, एब्सेंस या अदर रीजन, तो वाइस प्रेसिडेंट उसका ऑफिस को होल्ड करता है। ठीक है, जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह काम करता है, ठीक है, जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह जब काम करता है तो उसको जो सैलरी अलाउंस है, प्रिविलेज है या एमोन्यूमेंट्स हैं, सारे वो प्रेसिडेंट की तरह मिलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए प्रेसिडेंट के लिए। देखो, सबसे पहले वो भारत का नागरिक हो, 35 साल उसकी उम्र हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होना चाहिए,
ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब राज्यसभा, देखो प्रेसिडेंट में क्या है, लोकसभा की मेंबरशिप के लिए वो एलिजिबल होना चाहिए, जबकि यहाँ पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो राज्यसभा के लिए वो एलिजिबल होना चाहिए। मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए वो एलिजिबल होना चाहिए इलेक्शन के लिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए, 35 साल का होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर और ही शैल नॉट बी मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, किसी भी हाउस का वो मेंबर नहीं होना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, ये दोनों हाउस जो होते हैं उससे इलेक्ट किया जाता है, उसके इलेक्टेड मेंबर से, और इनडायरेक्ट होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सीक्रेट बैलेट, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या होता है, बोथ इलेक्टेड और नॉमिनेटेड हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। बोथ हाउसेस ऑफ, इसमें लिखा है इज इलेक्टेड बाय, इलेक्टेड मेंबर नहीं, इलेक्टेड बाय, तो यहाँ पर दोनों ही नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टेट्स का कोई रोल नहीं होता है। वाइस प्रेसिडेंट 5 साल के लिए चुना जाता है, ठीक है, रिजाइन करता है, वो अपने टर्म एक्सपायर होने से पहले पहले प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देता है, ठीक है, और वो एक रेजोल्यूशन के द्वारा राज्यसभा में, जो कि लोकसभा के द्वारा सपोर्ट करता किया हो, उसके द्वारा भी उसको हटाया जा सकता है। सर्वपल्ली राधाकृष्ण 1952 से 62 के बीच में, हामिद अंसारी 2007 से 17 के बीच में, टू वाइस प्रेसिडेंट विद लॉन्गेस्ट सर्विस टेन्योर ऑफ 10 इयर्स, सर्वपल्ली राधाकृष्ण और मोहम्मद हामिद अंसारी 7 से 17 के बीच में रहे, ठीक है। ओथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, और कोई भी पर्सन प्रेसिडेंट के द्वारा उनके बिहाफ में उसको कर दिया गया हो, ठीक है, अपॉइंट किया है। वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी, एमोल्यूमेंट्स, अलाउंस, ठीक है, या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, या बजट ऑफ 2018 वाइस प्रेसिडेंट गेट्स 4 लाख इसमें दिया गया, ठीक है। अभी ये चेंज हो गई है 18 के बाद, अब 2023 चल रही है। वाइस प्रेसिडेंट देख लेते हैं, राधा कृष्ण रहे हैं, दूसरे भी राधा कृष्ण, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, जीएस पाठक, बीडी जत्ती, एम हिदायतुल्ला, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, किरण नारायण, कृष्णकांत, बी एस शेखावत, मोहम्मद हामिद अंसारी और वेंकैया नायडू, ठीक है, और जगदीप धनखड़ अभी प्रेजेंट में बन गया 2022, ठीक है। ये ठीक है, ये अब हमारा वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर हो गए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।